Hello everyone. Today we are going to read the 6th chapter of class 10th from the book Golden Age. What is amiss with us? Amiss means होता है कमी कि what is amiss with us means हमारे अंदर आखिर दोष क्या है, हमारे अंदर आखिर कमी है क्या। ये राइटर एक क्वेश्चन अराइज किया है इस चैप्टर के टाइटल के जरिए। तो ये जो चैप्टर जो हम लोग आज पढ़ने के लिए जा रहे हैं ये कोई स्टोरी नहीं है, ये चैप्टर है एक सिविक सेंस को लेकर के। और राइटर कह रहा है हम लोगों के अंदर सिविक सेंस की कमी है, लैक है। और ये एक ऐसा चैप्टर है जो इंस्पायर करता है हम लोगों को हमारे अंदर सिविक सेंस डेवलप करने की, यानी कि नागरिक बोध को हम अपने अंदर डेवलप करें, जिससे हमारा जीवन हेल्दी बन सकता है और हमारा जीवन बेटर बन सकता है, अच्छा बन सकता है। और ये चैप्टर हमें मोटिवेट करता है हमारे बिहेवियर को सुधारने के लिए कि हम अपने जो बिहेवियर है, अपना जो व्यवहार है वो अपने प्रति भी डेवलप करें, उसको और सुधारें, और दूसरों के प्रति भी उसको इम्प्रूव करें, उसको सुधारें। तो चलिए लेसन को रीड करते हैं और जानते हैं राइटर क्या कह रहे हैं। इंडियन इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? प्रतिभा। तो ये यहाँ पर इंडियन इंटेलेक्ट का मतलब है भारतीय प्रतिभा। आवर्स इज अ नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। तो राइटर कह रहे हैं कि आवर्स इज ए नेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा जो देश है वो बुद्धिजीवी लोगों का भरा हुआ है। इट इज़ नॉट सेड आउट ऑफ सियर पैट्रियटिज्म, और यह बात केवल देशभक्ति के कारण नहीं कही गई है। इट इज़ नॉट सेड यानी कि यह जो बात कही गई है ये सियर पैट्रियटिज्म, केवल देशभक्ति की वजह से नहीं कही गई है। स्टडीज एट होम, होम का मतलब है हमारी खुद की कंट्री, हमारा खुद का देश। स्टडीज एट होम, और स्टडीज मीन्स अध्ययन जो किए गए हैं, जो सर्वेज किए गए हैं। स्टडीज एट होम एंड एब्रोड हैव रिवील्ड दैट, इस बात को उजागर किया गया है, यानी कि हमारे जो देश में बुद्धिजीवी लोग हैं, बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी लोग भरे हुए हैं, इस बात को किसने रिवील किया है, किसने उजागर किया है? स्टडीज जो हुई हैं, अध्ययन जो हुए हैं, जो सर्वेज हुए हैं देश में और विदेश में भी, उस बात ने इस बात को, यानी कि उन स्टडीज़ ने, उन अध्ययनों ने ये बात उजागर कर दी है, जाहिर कर दी है कि हमारा कंट्री, हमारा जो देश है इंडिया, वो वास्तव में ही इंटेलेक्चुअल्स का फुल ऑफ इंटेलेक्चुअल्स हैं। नॉट लॉन्ग अगो अ स्टडी वॉज अंडरटेकन, अंडरटेकन मीन्स टू स्टार्ट। तो नॉट लॉन्ग अगो अ स्टडी वॉज अंडरटेकन, तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, नॉट लॉन्ग अगो मीन्स ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आ स्टडी वॉज अंडरटेकन, एक अध्ययन की शुरुआत हुई। इन द स्कूल्स ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटेन के स्कूल्स में। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। चिल्ड्रन ऑफ विच नेशन एक्सेल्ड इन इंटेलिजेंस, कि कौन से देश के जो बच्चे हैं वो एक्सेल करते हैं, यानी कि उत्कृष्ट हैं इंटेलिजेंस में, बुद्धिमत्ता में, यानी कि कौन सी कंट्री ऐसी है जिसके जो बच्चे हैं वो अधिक श्रेष्ठ हैं, यानी कि सबसे आगे हैं बुद्धि में। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, और उस स्टडीज़, वो जो स्टडीज़ हुई थी, जो अध्ययन हुए थे, उनमें ये पता लगाया गया, इट वॉज डिस्कवर्ड, ऐसा पता लगाया गया, दैट इंडियंस वर सुपीरियर टू द नेटिव्स ऑफ अदर कंट्रीज, जो दूसरे देश के बच्चे थे उन बच्चों से हमारे देश के जो बच्चे थे, इंडिया के जो बच्चे थे, वो ज़्यादा आगे थे, यानी कि वो सुपीरियर थे, उनसे श्रेष्ठ थे। इफ़ दैट इज़ द ट्रूथ, वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स। तो राइटर कह रहे हैं कि जब जो सर्वेज किए गए हैं, जो स्टडीज़ की गई है, और उनमें ये पाया गया है कि इंडियंस जो है दे आर सुपीरियर टू द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज, जब दूसरे देश के लोगों से वो आगे हैं, तो वाई वी आर लैगिंग बिहाइंड अदर सुपर पावर्स, तो जो दूसरी सुपर पावर्स हैं, लाइक जो कंट्री अमेरिका है, जापान है, ठीक है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर हम इन लोगों से पीछे क्यों हैं? वाई देर इज़ ब्रेन ड्रेन फ्रॉम आवर कंट्री टू द अदर एफ्लुएंट नेशंस, तो हमारे देश का जो ब्रेन है वो दूसरी कंट्रीज़ में फिर क्यों ड्रेन हो रहा है? ठीक है, ब्रेन ड्रेन का मतलब होता है प्रतिभा पलायन,
मीन्स हमारे जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो जा कर के विदेशों में क्यों माइग्रेट हो रहे हैं, वहाँ पर क्यों रह रहे हैं, क्यों जॉब वहाँ पर कर रहे हैं, वो हमारी कंट्रीज़ में रह कर के, हमारी कंट्री में रह कर के जॉब क्यों नहीं करते हैं, यहाँ पर बिजनेस क्यों नहीं करते हैं वो। ठीक है, ये राइटर एक क्वेश्चन अराइज किया है कि भाई जब एक स्टडी की गई है ब्रिटेन के स्कूल्स में और ये पाया गया है कि इंडियंस जो हैं वो सुपीरियर हैं दूसरे कंट्री के बच्चों से, तो फिर हमारा जो ब्रेन ड्रेन, हमारा जो प्रतिभा पलायन है वो क्यों हो रहा है, और हमारी कंट्री दूसरी कंट्रीज से पीछे क्यों है, और हमारे बच्चे दूसरे एफ्लुएंट नेशंस में जो अमीर कंट्रीज़ हैं यानी कि अमीर देश हैं उनकी तरफ क्यों जा रहे हैं। वाई और इम्पोर्ट्स एक्सीड्स और एक्सपोर्ट्स, और हमारा जो आयात है वो हमारे निर्यात से ज़्यादा क्यों है, यानी कि हम चीज़ें मंगवाते ज़्यादा हैं और दूसरी कंट्री में हम भेजते कम हैं, ऐसा क्यों है। वाई वी लुक टू डेवलप नेशंस फॉर हेल्प एंड एड, एड का मतलब भी सहायता होता है और हेल्प मीन्स भी सहायता ही होता है। वाई वी लुक टू डेवलप्ड कंट्रीज़, तो हम लोग विकसित देशों की तरफ क्यों देखते हैं सहायता के लिए। वेयर वी आर एमिस, हम लोगों में कमी है कहाँ, मीन्स कहाँ पीछे हैं हम लोग। तो देखिए राइटर यहाँ इस फर्स्ट पैराग्राफ में जो इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है वो यही दिया है कि भी स्टडीज़ की गई और ये पाया गया कि हमारे बच्चे दूसरे कंट्रीज़ के बच्चों से बड़े आगे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पिछड़े हुए क्यों हैं, फिर भी हम लोग हेल्प के लिए, सहायता के लिए दूसरी कंट्रीज़ की तरफ क्यों देख रहे हैं। हाँ, ब्रेन ड्रेन क्यों हो रहा है, हम प्रतिभा पलायन क्यों हो रहा है, हमारे बच्चे जॉब्स के लिए, बिजनेस के लिए बाहर के कंट्रीज़ में क्यों जा रहे हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में क्यों जा रहे हैं। सेइंग सो डज नॉट मीन और प्रोग्रेस इज नॉट, तो आगे राइटर कह रहे हैं जब मैं ये ऊपर जो बातें बता रहा हूँ आपको, मीन्स जो अबव मेंशन्ड जितनी भी बात है वो कह रहा है। सेइंग सो डज नॉट मीन और प्रोग्रेस इज नॉट, कह रहा है कि ये बात कहने का मतलब ये नहीं है कि प्रतिभा पलायन हो रहा है या हम लोग दूसरे कंट्रीज़ की तरफ देख रहे हैं हेल्प के लिए, तो इट डजेंट मीन कि हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, और कि हमारी जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल नील है, ज़ीरो है, नहीं ऐसा नहीं है। द बाखड़ा नांगल डैम्स, भिलाई, राउरकिला, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स, तारापुर न्यूक्लियर रिएक्टर एट्सेट्रा आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स। तो आगे राइटर बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई हमने कुछ किया ही नहीं है हमारी कंट्री ने, नहीं ऐसा नहीं है। हमने बाखड़ा नांगल डैम्स बनाया जो भिलाई में है, राउरकेला में, दुर्गापुर स्टील प्लांट्स हमने बनाया है, तारापुर का न्यूक्लियर रिएक्टर हमने बनाया है, और इस तरीके से और भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। आर सम ऑफ आवर बिग अचीवमेंट्स, ये हमारे कुछ बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं जो हमने हासिल किए हैं। मीन्स हमने ऐसा नहीं कुछ नहीं किया, किया तो है, बट इन द ग्रैंडर ऑफ द बिग द स्मॉल हैज़ बीन नेग्लेक्टेड। लेकिन ये जो बड़े बड़े हमने जो अचीवमेंट्स किए हैं इनमें क्या हो गया कि जो छोटे चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए थी, जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए था, वो चीज़ें नेग्लेक्ट कर दी गई हैं, अनदेखी कर दी, उनका अनदेखा किया गया है। मीन्स उनकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। आप ये कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी चीज़ों के चक्कर में छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया गया। हम अपने बड़े अचीवमेंट्स देखते रहे, लेकिन छोटे जो चीज़ें हमें करनी चाहिए थी, जिनकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए था, उनको नेग्लेक्ट किया गया है, अनदेखा किया गया है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। ई एफ सुमेकर, ई एफ सुमेकर वॉज नॉट रॉन्ग वेन ही कैप्सेंड, कैप्सेंड का मतलब किसी को टाइटल दे देना। हिज बेस्ट सेलर उसकी एक बुक थी जो बहुत ज़्यादा बिकी थी, सबसे ज़्यादा बिकी थी। तो ई एफ सुमेकर वॉज नॉट रॉन्ग, ई एफ सुमेकर गलत नहीं था। वेन ही कैप्सेंड, जब उसने टाइटल दिया था हिज बेस्ट सेलर, अपनी सबसे ज़्यादा बिक्री वाली बुक को, जिसका नाम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, लघु सुंदर है, यानी कि छोटी चीज़ ही सुंदर है। तो यहाँ राइटर कह रहा है कि ई एफ सुमेकर जो था, जब उसने एक बुक लिखी थी और उसका टाइटल उसने लिखा था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, तो उसने ये टाइटल जो दिया था ये गलत नहीं दिया था। छोटी चीज़ें ही हमें, छोटी चीज़ों की तरफ हमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ें ज़्यादा सुंदर होती हैं। हियर आर अ फ्यू इंस्टेंसेस टू शो हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल बट इम्पोर्टेंट इश्यूज हैज़ हैम्पर्ड आवर ग्लोरी। हियर आर अ फ्यू इंस्टेंसेस, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टू शो दिखाने के लिए,
हाउ द नेग्लेक्ट ऑफ दीज स्मॉल, कि किस प्रकार से जो अनदेखी थी इन छोटी चीज़ों की, बट इम्पोर्टेंट इश्यूज़, लेकिन इन इश्यूज़ का, इन चीज़ों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, महत्व बहुत ज़्यादा था, और इनका जो नेग्लेक्ट किया गया है, इन चीज़ों को जो अनदेखा किया गया है, उसकी वजह से उस बात ने क्या कर दिया है, हैज़ हैम्पर्ड और ग्लोरी। हैम्पर्ड का मतलब होता है कॉन्फाइंड कर देना, यानी कि बाधित कर देना। उसने हमारी जो शान है, हमारी जो चमक है, उसको बाधित कर दिया है। तो राइटर ये कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा अब आगे, और उस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से हमारे देश ने, या हमारे देश की सरकारों ने, या हम लोगों ने जो छोटी छोटी चीज़ों की अनदेखी की है, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है, उसका नतीजा ये निकला है। हालांकि ये सारे के सारे इम्पोर्टेंट इश्यूज़ थे, उसका नतीजा, और इसका हमने ध्यान नहीं दिया, तो उसका रिजल्ट क्या निकल कर के आया, उसका रिजल्ट ये निकल के आया कि उसने हमारी जो चमक थी उसको बाधित। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस। तो देखिए आगे अब राइटर जो हैं कुछ इश्यूज़ उठाएंगे, कुछ मुद्दे उठाएंगे जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, और यदि हमें समझ में आ गए तो हमारे अंदर सिविक सेंस भी आ जाएगी। सोशल बिहेवियर एंड सिविक सेंस, सामाजिक व्यवहार और नागरिक बोध। तो यहाँ पर राइटर देखिए सामाजिक व्यवहार और सिविक सेंस के बारे में क्या कह रहे हैं। हियर वी आर एट द लोवेस्ट एब, यहाँ पर हम सबसे निचले पायदान पर हैं। जब बात आती है सोशल बिहेवियर की और सिविक सेंस की, तो हम लोग निचले पायदान पे हैं, निम्न स्तर पे हैं। इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, और आगे वो बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। इट मे बी अ जर्नी और अ वॉक, चाहे हम कोई यात्रा पे जा रहे हैं, या हम कोई वॉक कर रहे हैं, स्ट्रोल कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अ फीस्ट और अ फेयर, चाहे कोई पार्टी है, कोई दावत है, चाहे कोई मेला है, चाहे कोई मीटिंग है, और चाहे एक गैदरिंग है। गेट टुगेदर मीन्स कोई, हम लोग कोई सम्मेलन कर रहे हैं, मिल रहे हैं, तो कोई गैदरिंग है। चाहे आ सीरियस स्टडी, कोई गंभीर अध्ययन हो चाहे, और अ लेजर आर, और जो फुर्सत के पल होते हैं हमारे वो हों। मोस्ट ऑफ अस, तो हम में से ज़्यादातर लोग एग्जिबिट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं क्रॉस इग्नोरेंस, मूर्खतापूर्ण अनभिज्ञता ऑफ मिनिमम बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज। मिनिमम का मतलब क्या होता है, कम से कम, यानी कि न्यूनतम, बेसिक आधारभूत, ह्यूमन मानवीय, डिसेंसीज और शिष्टाचार। तो यानी कि ये कोई भी काम हम लोग करते हैं, चाहे हम कोई वॉक कर रहे हों, चाहे कोई जर्नी हो, चाहे किसी पार्टी में हम लोग किसी मेले में हों, चाहे हम किसी मीटिंग में हों, चाहे हम कोई गैदरिंग में हों, या कोई सीरियस स्टडी कर रहे हों, चाहे अपना कोई जो फुर्सत के पल हैं हम लोग वो स्पेंड कर रहे हों, हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं वो प्रदर्शित करते हैं क्या, मूर्खतापूर्ण अज्ञानता, निम्न स्तर की मूर्खतापूर्ण अज्ञानता को हम डिस्प्ले करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो बेसिक ह्यूमन डिसेंसीज है, यानी कि जो मानवीय शिष्टाचार है, जो एक बेसिक होता है, हमारे अंदर वो चीज़ भी नहीं है। जो हमारे अंदर बेसिक शिष्टाचार होना चाहिए वो चीज़ भी हमारे अंदर नहीं है, निम्न स्तर की भी नहीं, यानी कि बिल्कुल निचले पायदान की भी नहीं है। वो कहना यही चाह रहे हैं कि हमारे अंदर लैक ऑफ मैनर्स हैं, शिष्टाचार की कमी हमारे अंदर। ये जितनी भी बातें उन्होंने बताई हैं ऊपर, यहाँ कहीं पर भी हम लोग हों, हम अच्छे मैनर्स शो करते ही नहीं हैं, एटिकेट्स नाम की चीज़ ही नहीं है। लेट अस सी हाउ एंड वेयर वी लैक इन आवर सोशल बिहेवियर। आओ जानते हैं कहाँ पे, कैसे और कहाँ पे वी लैक, हमारे अंदर कमी है, इन आवर सोशल बिहेवियर, हमारे सामाजिक व्यवहार में। एंड कल्टीवेशन ऑफ सिविक सेंस, कल्टीवेशन का मतलब क्या होता है, सुधार, परिष्कार। तो किस प्रकार से हमारे अंदर कमी है हमारे सामाजिक बिहेवियर में, एक हमारा व्यवहार है उसमें, और हमारा जो सुधार है, परिष्कार है नागरिक सेंस का, यानी कि नागरिक बोध का, उसमें मीन्स किस प्रकार से हम आज तक अपने सिविक सेंस को कल्टीवेट नहीं कर पाए हैं, उसे अच्छा नहीं बना पाए हैं। ये कमी क्यों है और कहाँ पे है, इस चीज़ को हम लोग अब जानेंगे। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। पहला पॉइंट है नॉइज पोल्यूशन।
ह्यूमन ईयर इज मेंट फॉर रिसीविंग साउंड ऑफ नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल्स। तो रेंज का मतलब श्रेणी होता है और डेसिबल का मतलब होता है ध्वनि मापक इकाई, यूनिट जो है। अब इंसान का जो कान है वो बना है, वो एक निश्चित रेंज तक ही उस साउंड को टॉलरेट कर सकता है, सुन सकता है। उसके बाहर अगर उसको वो सुनाई देगा, यानी कि उससे ज़्यादा यदि हमारे कान को सुनने के लिए मिले तो वो कान के लिए श्रिल साउंड होगा, जैरिंग साउंड होगा, हमारे कान के पर्दे तक भी फट सकते हैं। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट, राइटर कह रहे हैं कि नॉर्मल रेंज ऑफ डेसिबल तक ही हमारे कान सुन सकते हैं, उसके बाहर नहीं सुन सकते हैं क्योंकि वो टॉलरेट नहीं होता उसके बाहर। साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट, अगर उससे परे यानी कि उससे ज़्यादा यदि साउंड को हम रिसीव करेंगे, हमारे कान रिसीव करेंगे, यानी कि उससे ज़्यादा साउंड यदि हमारे कान में जाएगा, जैसे आमतौर पे ब्याह शादी में देखे डीजे बजा देते हैं, कितना भयंकर साउंड होता है, कितना खतरनाक होता है। तो यही बात है यहाँ पे, साउंड रिसीव्ड बियॉन्ड दैट मेजर वुड नॉट ओनली बी जैरिंग बट ऑल्सो डैमेजिंग टू आवर हियरिंग सेंस ऑर्गन्स। अगर उससे ज़्यादा साउंड हमारे कान रिसीव करते हैं तो वो ना केवल हमारे कानों के लिए जैरिंग होगा, श्रील होगा, कर्कश होगा, बल्कि वो हमारे हियरिंग सेंस ऑर्गन्स, यानी कि हमारा हियरिंग सेंस ऑर्गन्स क्या हैं, कान हैं, तो हमारे जो कान हैं उनको वो डैमेज भी कर सकता है, यानी कि कान के हमारे जो पर्दे हैं वो फट सकते हैं। हाउ मैनी ऑफ अस टेक केयर ऑफ दिस, लेकिन भाई कितने लोग हैं जो इस बात का ध्यान देते हैं, इस बात का ध्यान रखते हैं कि इतनी तेज़ साउंड नहीं बजाना चाहिए। कोई ध्यान नहीं देता है। इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम और अ रेडियो ब्रॉडकास्ट, रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है, टीवी टेलीकास्ट होता है। इट मे बी अ टीवी प्रोग्राम, चाहे कोई टीवी में प्रोग्राम हो, चाहे कोई रेडियो पे कोई प्रसारण हो रहा हो, प्लेइंग अ टेप रिकॉर्डर, चाहे लोग टेप रिकॉर्डर बजा रहे हों, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट, चाहे कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हों, इवन अ गॉसिप, चाहे लोग एक दूसरे से कोई आइडल टॉक कर रहे हों, गपशप मार रहे हों, और अ चिट चैट, या कोई हल्की फुल्की बातें कर रहे हों, इन अ कंपनी, एक संगत में, यानी कि कंपनी में कुछ लोग मिलजुल कर, ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच। ये सारी की सारी जो बातें होती हैं यहाँ पर, चाहे ये ऊंची आवाज़ में सुनी जाती हैं, ऊंची आवाज़ में कही जाती हैं। मीन्स वो ये कहना चाह रहा है कि टीवी के लोग आवाज़ ज़्यादा कर कर टीवी को देखते हैं, रेडियो पे कोई प्रोग्राम आ रहा है तो उसको उसकी आवाज़ वॉल्यूम जो है उसको ज़्यादा कर देते हैं, टेप रिकॉर्डर में कोई गाना चला रखा है तो उसकी आवाज़ ज़्यादा कर देंगे, कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं तो उसकी आवाज़ ज़्यादा कर देंगे, गॉसिप कर रहे हैं तो ठाके लगा लगा करके हंसेंगे और तेज़ तेज़ बातें करेंगे, तेज़ तेज़ बोलेंगे, चिट चैट कर रहे हैं किसी कंपनी में तब भी यही हाल है। ऑल आर हर्ड एट अ वेरी हाई पिच, ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं बहुत तेज़ आवाज़ में होती हैं। आप टीवी को धीरे आवाज़ करके भी देख सकते हैं, रेडियो को धीरे आवाज़ करके भी आप सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर है उसकी भी आवाज़ को धीरे किया जा सकता है, इंस्ट्रूमेंट भी आराम से बजा सकते हैं, और जब आप गॉसिप कर रहे हैं तो भी शांति से हो सकती है, लेकिन लोग ऐसा नहीं करते हैं। मीन्स लोग ध्यान ही नहीं रखते हैं कि हम जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से हमें नुकसान हो या ना हो, लेकिन दूसरों को कितना हो रहा है, होता तो हमें भी है लेकिन दूसरों को भी होता है जिनका कोई कसूर भी नहीं होता है। वी मे बी यूज टू इट, हो सकता है भाई हम तो इस चीज़ के आदी हों, अभ्यस्त हो चुके हों, बट वॉट अबाउट दोज लिविंग अराउंड अस, लेकिन उन लोगों का क्या जो हमारे अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, मीन्स हमारे पड़ोसियों का क्या। आप टीवी तेज़ आवाज़ करके देखते हो तो हो सकता है आप यूज़ टू हो गए, उसके आदी हो गए हों, लेकिन भाई जो आपका पड़ोसी है उस तक भी तो वो आवाज़ जाएगी, उस पड़ोसी का क्या कसूर है, उसके बारे में कभी सोचा है क्या, ना। और नेबर में बी या सीरियस स्टूडेंट, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, हमें उनके बारे में सोचना चाहिए क्योंकि हो सकता है हमारा जो पड़ोसी है जिसके बारे में वी आर नॉट थिंकिंग, हम सोच नहीं रहे हैं, ही मे बी अ सीरियस स्टूडेंट, वो एक वो बच्चा हो सकता है जो पढ़ाई को बहुत सीरियस ले रहा है, ठीक है, यानी कि पढ़ रहा है, एक ऐसा सीरियस स्टूडेंट वो हो सकता है। हो सकता है वो एक सिक पर्सन हो, कोई बीमार आदमी भी हो सकता है, उसको भी शोर शराबा पसंद नहीं होता है। और अ पीस लविंग बीइंग, या फिर कोई ऐसा इंसान हो जिसको शांति पसंद है, जिसको शोर शराबा पसंद नहीं है। डू वी एवर थिंक अबाउट सच पीपल, नो, हम लोग ऐसे लोगों के बारे में वी नेवर एवर थिंक, हम कभी नहीं सोचते हैं,
हमारे इन्जॉयमेंट का ध्यान रखते हैं कि भाई हमें तो तेज़ आवाज़ में गाना सुनना चाहिए, ठीक है। अगर तेज़ आवाज़ नहीं होगी तो भैया मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। ये लोगों की सोच है। हैव वी एवर थॉट ऑफ हिम, अरे भैया कभी सोचा है कि हमने उसके बारे में। हाउ मच अगोनी, अगोनी का मतलब पीड़ा, पेन, दर्द। हाउ अगोनी अगोनी डू वी कॉज टू हिम और हर, कितनी ज़्यादा दर्द, कितनी ज़्यादा पीड़ा, कितना ज़्यादा दर्द हम उस बंदे के लिए क्रिएट करते हैं, कॉज करते हैं, मतलब कितना दुख पहुंचाते हैं हम उसे। मीन्स ही इज स्टडिंग एंड वी आर डिस्टर्बिंग हिम, वो पढ़ रहा है हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट पर्सन अ बिट, थोड़ा बहुत भी हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो ये चीज़ उसे बड़ा परेशान करती है, उसके लिए अगोनी है ये। दैट इज़ कॉज्ड बाई अस। द नेबर बीइंग अ पर्सन ऑफ कूल टेम्परामेंट डज नॉट क्वेल विद अस एंड सफ़र्स इन साइलेंस। वो जो पड़ोसी होता है वो एक कूल टेम्परामेंट का बंदा है, शांत बंदा है, इसलिए हो सकता है कि वो हमसे लड़ाई झगड़ा ना करे और वो उस शोर शराबे को झेलता रहे, उससे सफ़र करता रहे, परेशान होता रहे, चुपचाप उसको टॉलरेट करता रहे। द पुअर फेलो शट्स द विंडोज एंड डोर्स एंड पुट्स कॉटन इन हिज ईयर्स टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हाई पिच्ड नॉइजेस। अब ये बेचारा जो हमारा पड़ोसी है ये क्या करता है, अपनी विंडोज़ को बंद कर लेता है, दरवाज़ों को बंद कर लेता है, या फिर कान में रुई डाल लेगा, कॉटन डाल लेगा, ताकि वो जो इम्पैक्ट है उस तेज़ आवाज़ का वो थोड़ा रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए। लेकिन वो हमें आकर के कुछ नहीं कहता और हम कुछ सोचते नहीं है उसके बारे में। व्हेन शैल वी लर्न द सिंपल सिविक सेंस, कब हमारे अंदर नागरिक बोध आएगा, कब ये एक सिंपल सी जो सरल सी एक बात है ये हमें समझ में आएगी। इट मे बी अ मैरिज सेरेमनी और एनी अदर फंक्शन, चाहे कोई शादी हो या कोई दूसरा फंक्शन हो। रिचुअल, रिचुअल क्या होता है, रिलीजियस एक्टिविटी होती है, कोई भागवत करवा लिया आपने, कोई प्रवचन है, कोई कथा है, और अ प्रेयर या फिर कोई प्रार्थना हो। देर इज़ जनरली अ फैशन, तो ऐसा जैसे कोई शादी होती है, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, ठीक है, या कोई कुआ पूजन है, या और कोई फंक्शन है, या फिर मान लीजिए कोई रिचुअल है, कोई भागवत है, कोई कथा है, तो क्या हो रहा है, एक फैशन बन चुका है, एक ट्रेडिशन बन चुकी है हायरिंग, किराए पर लेने की, अ लाउड स्पीकर, कि हम लोग लाउड स्पीकर किराए पर लेते हैं, टू बी यूज द लाउडेस्ट, तेज़ तेज़ आवाज़ में बजाने के लिए। बिसाइड्स इंगेजिंग अ बैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। बिसाइड्स का मतलब के अलावा, इंगेजिंग अ बैंड एंड अदर मीन्स ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड, ठीक है। तो लाउड स्पीकर लेते हैं, उसके अलावा बैंड हायर कर लिया, या कोई दूसरा जो चीज़ है जो साउंड प्रोड्यूस करती है वो चीज़ हम लोग हायर। आजकल देखिए ब्याह शादियों में मैंने एक फैशन देखा है, डीजे बजा रखा है, साथ में एक बैंड बजा रखा है, साथ में एक ढोल बजा रखा है, बाराती हैं 20 से 25 और बजाने वाले हैं 50। क्यों भाई, ऐसा क्या मतलब, दूल्हा दो शादी करके ले आएगा क्या एक साथ, या 3 शादी करके ले आएगा, एक से काम नहीं चला लेंगे। लेकिन नहीं, फैशन बन चुका है, अब करना है तो करना है, दुनिया कर रही है, हम भी कर रहे हैं, रैट रेस बना रखी है, करिए भाई। तो ये गलत है, इट्स रॉन्ग। द पिच इज केप्ट सो हाई दैट सेंसिटिव बीइंग गेट शॉक्स, और इनकी आवाज़ जो है इतनी तेज़ रखी जाती है कि जो सेंसिटिव है, संवेदनशील जो बंदा है उसको बड़ी परेशानी होती है। इवन द स्टोन्स ऑफ ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग शेक एंड द इम्प्रेशन इज गैदर्ड दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस। इवन द स्टोन्स और ब्रिक्स ऑफ अ बिल्डिंग शेक, हालत ये हो जाती है बच्चों की जो पत्थर हैं और जो ईंटें हैं बिल्डिंग की वो भी हिल जाती हैं, और एक इम्प्रेशन गैदर होता है, एक विचार मन में आता है दैट द बिल्डिंग में कोलैप्स वन डे बिकॉज ऑफ दिस। ये जो शोर शराबा यूं ही चलता रहा तो एक दिन ये बिल्डिंग भी कोलैप्स हो जाएगी, गिर जाएगी। द व्हीकल्स स्पेशली द ट्रक्स मेक लिविंग अनबियरेबल, इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली बट ऑल्सो इंसेसेंटली एंड द टू ओपन विदाउट एनी रीज़न। द व्हीकल्स, जब बात आती है व्हीकल्स की, स्पेशली द ट्रक्स, राइट, यहाँ पर ट्रक्स पे फोकस कर रहा है, वो कह रहा है मेक लिविंग अनबियरेबल, इन लोगों ने जीवन को बड़ा ही असहनीय बना दिया है, यानी कि अनटॉलरेबल बना दिया है। इवन द ड्राइवर्स ब्लो द हॉर्न नॉट ओनली लाउडली,
क्योंकि जो ड्राइवर हैं ना केवल वो हॉर्न को तेज तेज बजाते हैं बट ऑल्सो इंसेसेंटली, लेकिन लगातार भी बजाते हैं, एंड दैट टू ऑफन विदाउट एनी रीजन, और कई बार तो बिना वजह से ही। और ये बहुत बार देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, हॉर्न बजाए जा रहे हैं, पौं 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 किए जा रहे हैं बिना किसी वजह के। ठीक है, तो ये यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा नहीं होता जो हमारे यहाँ पर होता है, ये गलत है बहुत ज़्यादा। द नॉइज़ पोल्यूशन कोज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, ये जो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है, ये जो ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, ये सिविक सेंस की कमी की वजह से हो रहा है। नागरिक बोध नहीं है लोगों में कि एक सिटीजन की, एक नागरिक की क्या जिम्मेवारियाँ होती हैं, एंड केयरलेस सोशल बिहेवियर, और ये हमारा केयरलेस, हमारा सोशल जो हमारा सामाजिक बिहेवियर है वो है, उसकी वजह से ये चीज़ हो रही है। और ये चीज़ क्या करती है, मार्स करती है, यानी कि नुकसान पहुंचा देती है, स्पॉइल कर देती है, नष्ट कर देती है द सेंसिबिलिटीज़ को, संवेदनशीलता को, ऑफ आवर पीपल, हमारे लोगों की, एट लार्ज, बड़े स्तर पे, एंड अफेक्ट्स आवर एफिशिएंसी, और इसी वजह से ये चीज़ अफेक्ट करती है हमारे काम करने की क्षमता को। यानी कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है कोज्ड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सिविक सेंस, जो सिविक सेंस ना होने की वजह से क्रिएट किया जाता है, यानी कि लोगों के अंदर सिविक सेंस नहीं है, इसी वजह से वो नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं, और उनका जो केयरलेस सोशल बिहेवियर है उसकी वजह से वो ये नॉइज़ पोल्यूशन करते हैं। और ये जो चीज़ें हैं दोनों, जो लैक ऑफ सिविक सेंस है और केयरलेस सोशल बिहेवियर लोगों का, ये मार्स करता है, नष्ट करता है सेंसिबिलिटीज़ को, संवेदनशीलता को, हमारे लोगों की बड़े स्तर पे, और यही चीज़ अफेक्ट करती है हमारी एफिशिएंसी को, प्रभावित करती है हमारी काम करने की क्षमता को। अगला जो पॉइंट है वो है ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर जो हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हैं, बस में, ट्रेन में या और किसी में, तो हम लोग किस किस तरीके की एक्टिविटी करते हैं जो हमें करने से बचना चाहिए। वी ऑल ट्रैवल बाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हम लोग सभी के सभी सार्वजनिक जो साधन हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उससे ट्रैवल करते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रेन हो चाहे वो बस हो, एंड हैव हैड मैनी बीटर एंड सैड एक्सपीरियंसेस, और हम सब लोगों के ही बहुत सारे कड़वे और दुखी, जो बेकार जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, बुरे बुरे एक्सपीरियंस रहे हैं, कि आप बस में गए थे, ट्रेन में गए थे, कि आपको बहुत परेशानी हुई होगी, कोई लोग बीड़ी पी रहे थे, ठीक है, कुछ लोग तो क्या क्या बताऊँ, दारू दप्पड़ पीने लग जाते हैं। ऑर्डरली क्यू सिस्टम एट द टाइम ऑफ ईदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग द ट्रेन बस इज रेयरली फॉलोड। ऑर्डरली क्यू, क्रम संख्या जो होती है जिसमें लाइन लगी रहती है, सिस्टम एट द टाइम ऑफ ईदर परचेजिंग द टिकट्स और बोर्डिंग का मतलब चढ़ना होता है, द ट्रेन बस इज रेयरली फॉलोड। अब देखो एक सिस्टम है, चाहे आप टिकट खरीदने के लिए जा रहे हैं, टिकट विंडो पर खड़े हैं, चाहे आप बस और ट्रेन में चढ़ रहे हैं, तो एक सिस्टम होता है कि आप लाइन में खड़े रहें और चढ़े आराम से। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, इस चीज़ को फॉलो ही नहीं किया जाता। रेयरली फॉलोड का मतलब है कि फॉलो किया ही नहीं जाता है, बड़ी मुश्किल से फॉलो किया जाता है। जो ऊपर से जो पहले से उसमें बोर्डेड हैं, अब वो जब उतर रहे हैं, गेट डाउन हो रहे हैं, अलाइट हो रहे हैं, तो उनको करने नहीं देंगे, लाइन को तो छोड़िए, उनको उतरने नहीं देंगे, खुद चढ़ने लग जाएंगे। ये सिस्टम यहाँ पर होता है, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है, इट्स रॉन्ग, इट्स टू रॉन्ग, बहुत ज़्यादा गलत है। तो उस लाइन को हम मुश्किल से ही फॉलो करते, मीन्स करते ही नहीं है। वो जो सिस्टम है कि लाइन में खड़ा होना, खड़े होकर टिकट लेना है या लाइन में खड़े होकर के ही चढ़ना है, वो नहीं होता यहाँ पे। एवरीवन इन इज सेल्फ इंटरेस्ट फ्लॉट्स का मतलब एक्सप्लॉइट करना, उल्लंघन करना, नष्ट करना। हर एक बंदा जो है अपने हित के लिए, सेल्फ इंटरेस्ट, अपने हित में, फ्लॉट्स द जेन्युइन राइट्स ऑफ अदर्स, वो दूसरों के जो अधिकार हैं, जो उचित, जो ठीक है अधिकार है, उनको वो उल्लंघन करता है, नष्ट करता है उनको। दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग अ सीट वुड वेरी रिलेक्टेंटली परमिट अदर्स टू सिट इवन ऑन द नेबरिंग वैकेंट सीट। अब देखो ये तो और भी खतरनाक बात, आप बस में चढ़ते हैं, एक बंदा सीट पर पहले से ही बैठा हुआ है, आप उससे कहते हैं भाई कोई आएगा यहाँ पे मैं बैठ जाऊँ, अब वो वहाँ कोई नहीं आने वाला है और आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पूछते हैं और वो क्या करता है, नहीं कोई नहीं आएगा, और आपको बैठने के लिए मतलब अनविलिंगली, रिलक्टेंटली परमिट का मतलब है अनविलिंगली आपको परमिशन देता है, जैसे कि वो बस पे उसी ने कब्जा कर रखा हो पूरा। तो दोज हु आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइंग अ सीट, जो लोग पहले से ही सीट पर बैठे हुए हैं, एक सीट पे,
वुड वेरी रिलेक्टेंटली परमिट अदर्स, बड़े बेईमाने ढंग से, बड़े अनविलिंगली यानी कि बिना मन के वो दूसरों को परमिट करते हैं उस नेबरिंग सीट पे, दूसरी सीट पे जो खाली पड़ी हुई है उस पर बैठने के लिए, यानी कि उस पर भी बैठने नहीं देते हैं। वो तो ये चाहते हैं कि मैं बैठा रहूँ इन दोनों सीट पे, आने वाला पीछे वाले सीट पे चला जाए। वेन दे डू सो दे ग्रैब अबाउट हाफ ऑफ द वैकेंट सीट ऑल्सो, और यदि वो सीट दे भी देते हैं दूसरे को बिना मन से भी, तो वो क्या करते हैं उसके दूसरे वाले की सीट पे भी आधी पे कब्जा कर लेते हैं। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर नीडी वंस रेयरली स्टर्स दैम। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, स्टर्स का मतलब होता है झकझोरना, ठीक है। स्टर का मतलब क्या होता है, झकझोरना, अराउज करना। तो वेन दे डू सो, ये तो हो गया। द थॉट ऑफ गिविंग हेल्प टू अदर, जो विचार है, जो थॉट है दूसरों की हेल्प करने का, जो ज़रूरतमंद है, नीडी है, वंस रेयरली स्टर्स दैम, ये चीज़ उनको मुश्किल ही झकझोरती है, यानी कि वो उनके मन में कभी आता ही नहीं है कि हम दूसरे की, जो नीडी बंदा है उसकी हम लोग हेल्प करें। तो ऐसा जो लोग है वो कभी हेल्प करते ही नहीं है। सम पीपल आर फॉन्ड ऑफ चूइंग बीटल्स विद टोबैको। अब कुछ लोगों की आदत क्या होती है, वो पान तंबाकू वगैरह ये जो चीज़ हैं ये चू करते हैं, ये जो है वो खाते रहते हैं, चबाते रहते हैं। दे स्पीट एंड स्पीट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड शोविंग नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। और ये लोग क्या करते हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, आप चाहे बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, किसी में भी जा रहे हैं, या बस स्टैंड पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे खड़े हैं आप, तो अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, सार्वजनिक संपत्ति है, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, अब ये बीटल खा रहे हैं, टोबैको खा रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, स्पिट करेंगे, यानी कि थूकते रहेंगे, जहाँ मन करेगा वहीं थूकते रहेंगे। जैसे कि बस इन्हीं की है ये ज़मीन, ये जो सारी जगह हैं इन्हीं पे, इन्हीं का कब्जा है। दे स्पीट एंड स्पीट फ्रीक्वेंटली ऑल अराउंड शोविंग नो रिस्पेक्ट फॉर पब्लिक प्रॉपर्टी। वो जो सार्वजनिक संपत्ति है उसके प्रति कोई रिस्पेक्ट, कोई मान सम्मान, इज्जत ये लोग नहीं दिखाते हैं। दे फॉरगेट दैट दे हैव पेड फॉर जर्नी एंड नॉट फॉर स्पॉइलिंग द ट्रेन और बस। वो ये चीज़ भूल जाते हैं कि उन्होंने जो पैसा दिया है वो जर्नी का दिया है, ट्रेन या बस को गंदा करने का नहीं दिया, उसमें थूकने का नहीं दिया। दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स। लेफ्ट ओवर्स का मतलब है जब आप कुछ खाते हैं तो बच जाता है, यानी कि जूठन जो आपका, ठीक है। तो दे थ्रो ऑल रबिश एंड लेफ्ट ओवर्स वेर एवर दे सो डिजायर, जहाँ मन करता वहीं आप उन्होंने वो कूड़ा कचरा, रबिश, गार्बेज जो है, लेफ्ट ओवर है, जूठन है, वो फेंक देते हैं। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और रोड्स एंड स्ट्रीट्स और पब्लिक प्लेसेस and buildings are seen littered with all sorts of stinking refuse that tells upon our health and vigor। देखिए, आवर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हमारी जो ट्रेन है, बसेज हैं, या और भी हमारे मीन्स हैं ट्रांसपोर्टेशंस के, और रोड्स, हमारे जो सड़क हैं, स्ट्रीट्स हैं, गलियां हैं, पब्लिक प्लेसेज हैं जो, एंड जो बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जो हमारी सार्वजनिक बिल्डिंग्स हैं, आर सीन लिटर्ड, वो भरी हुई दिखाई देंगे आपको, किससे, विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्टिंकिंग, हर टाइप की बदबू। जब आप वहाँ जाएंगे तो आपको अलग अलग टाइप की, एवरी टाइप की आपको क्या है ना, बदबू वहाँ पर आपको, स्टिंक आपको वहाँ पर मिलेगी, स्टिंक। रिफ्यूज़, और रिफ्यूज़ का मतलब क्या होता है, रिफ्यूज़ का मतलब होता है जो गार्बेज होता है, जो कूड़ा होता है, रबीश होता है, ठीक है, वो आपको भरा हुआ मिलेगा। उनकी बदबू आपको, हर टाइप की बदबू आपको मिलेगी, क्योंकि अलग अलग टाइप का कूड़ा पड़ा रहेगा तो अलग अलग टाइप की बदबू भी वो क्रिएट करेगा। दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ। अब टेल्स अपॉन का मतलब क्या होता है, बुरा प्रभाव डालना, अफेक्ट बैडली। दैट टेल्स अपॉन आवर हेल्थ एंड वीगर, वीगर का मतलब होता है शक्ति। तो ये क्या करता है, हमारी जो हेल्थ, हमारा जो स्वास्थ्य और हमारी जो शक्ति है उस पर बहुत बुरा असर डालता है, ठीक है। क्योंकि आप स्टिंक जहाँ पर आ रही है, आप ज़्यादा देर वहाँ पर खड़े भी नहीं रह सकते, और रह गए तो कोई ना कोई बीमारी लगा करके आएंगे। तो ये होता है। In spite of the statutory warning, smoking is injurious to health, we do not notice any slump in the sale of cigarettes or बीड़ीज। इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, द स्टैट्यूटरी वार्निंग, जो एक संवैधानिक चेतावनी होती है उसके बावजूद, और वो संवैधानिक चेतावनी क्या है, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, कि स्मोकिंग जो है वो शरीर के लिए नुकसानदायक है।
वी डू नॉट नोटिस एनी स्लम्प इन द सेल ऑफ द सिगरेट्स और बीडीज, लेकिन फिर भी बीड़ी और सिगरेट जो है उनकी सेल में कोई भी कमी नहीं आई है। द पीटी इज़ द स्मोकर्स इन देयर ओन एन्जॉयमेंट डू नॉट थिंक ऑफ द पीपल अराउंड दैम। और पीटी तो ये है, दया की बात तो ये है, आप ये कह सकते हैं दुख की बात तो ये है कि जो स्मोकर्स हैं, जो बीड़ी सिगरेट पीते हैं, अपने खुद के मज़े के चक्कर में वो उन लोगों का ध्यान नहीं रखते जो उनके आजू बाजू में खड़े होते हैं। समटाइम्स द सराउंडिंग्स बिकम अनफिट फॉर ब्रीदिंग, और कभी कभार तो ये बीड़ी सिगरेट पीने वाले माहौल को इतना ख़राब कर देते हैं कि जो एक आदमी है, सेंसिटिव है, जो स्मोकिंग नहीं करता है, उसके लिए वहाँ पर सांस लेना भी दुभर हो जाता है। पैसिव स्मोकिंग कोजिज मोर हार्म, क्योंकि जो पैसिव स्मोकिंग है वो ज़्यादा नुकसान करती है। स्मोकर क्या करता है, सिगरेट पिएगा, धुआं ले जाएगा अपने अंदर, लेकिन उसी धुएं को वो जब बाहर छोड़ता है और उसके पास जब वो स्मोकर वो धुएं को छोड़ता है और जो बंदा स्मोकिंग नहीं करता है तो वो क्या करता है, उस धुएं को भी पीता है और उस बंदे की जो बीमारी थी, क्योंकि उस धुएं के साथ उसकी बीमारी भी बाहर आई अब की बार, वो उसको भी पीता है। तो इसलिए ये जो स्मोकिंग है, पैसिव स्मोकिंग, ये ज़्यादा नुकसानदायक होती है स्मोकिंग की बजाय। तो जो धूम्रपान करने वाले हैं वो लोग क्या करते हैं, स्मोकर्स, दे डू नॉट थिंक अबाउट द पीपल हु आर सिटिंग और स्टैंडिंग अराउंड दैम। सो दैट इज़ वेरी आयरनिकल थिंग, ये बड़ा ही विडम्बनात्मक चीज़ है। ट्रैफिक सेंस, नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रैफिक सेंस। वी टेक रोड्स एज इफ मीन्स मानो, वी टेक रोड्स एज इफ दे वर स्पेशली मेंट फॉर अस ओनली। तो सड़कों को तो हम ऐसा मानते हैं कि जैसे ये सिर्फ हमारे लिए ही बनाई गई हैं। वायलेशन ऑफ ट्रैफिक नॉर्म्स एंड ड्राइविंग रेसली आर कंसिडर्ड साइन ऑफ गैलेंट्री। ट्रैफिक नॉर्म्स जो हैं, जो नियम है ट्रैफिक के, उनका उल्लंघन करना, वायलेशन करना और तेज चलाना, ड्राइविंग रेसली, आर कंसिडर्ड, वो माने जाते हैं, साइंस ऑफ गैलेंट्री, बहादुरी के सिंबल, साइंस माने जाते हैं। यानी कि जो तेज़ गाड़ी चलाता है या जो नियमों को तोड़ता है, यहाँ पर लोग ये बहादुरी का साइन मानते हैं। दो वेन रिक्वायर्ड, हालांकि जब ज़रूरत पड़ती है बहादुरी दिखाने की, सच गैलेंट्स, ऐसे जो बहादुर लोग हैं, जो कानून की धज्जियाँ उड़ाते हैं, जो ट्रैफिक नियम्स को तोड़ते हैं, प्रूव टू बी द वर्स्ट कार्ड, सबसे बड़े कायर यही साबित होते हैं। फिर द मॉडर्न यूथ टेक प्राइड इन ड्राइविंग एट ग्रेट स्पीड। आधुनिक जो युवा है वो तेज़ चलाने में गर्व महसूस करता है, यानी कि यदि वो तेज़ चलाता है तो अपने आप को प्राउड फील होता है वो, कि हाँ यार मैंने बहुत बहादुरी का काम किया है, उसे गर्व होता है कि मैं इतना तेज़ चला लेता हूँ। दे इग्नोर द बेसिक नॉर्म्स ऑफ ड्राइविंग सच एज हाउ एंड वेन टू ओवरटेक अ व्हीकल। दे इग्नोर, वो अनदेखा करते हैं जो बेसिक नॉर्म्स, नियम कायदे कानून हैं ड्राइविंग के, उनका भी, कि भाई हमें ओवरटेक कहाँ करना है और कैसे करना है और कब करना है। वेन टू टेक अ टर्न, कब टर्न लेनी है, मीन्स कब मोड़ना है। ओबेइंग द ट्रैफिक सिग्नल्स, ओबेइंग जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, जो रेड लाइट्स हैं, कि रेड लाइट हो गई तो भाई हमें रुक जाना है वहाँ पे। कीपिंग द व्हीकल्स इन ऑर्डर, और जो व्हीकल्स हैं उनको एक सीक्वेंस में चलाना है। एंड स्मोकलेस, और उसको स्मोकलेस रखना है, यानी कि धुआं उससे नहीं निकलना चाहिए। ड्राइविंग इन प्रॉपर लेन्स, कि प्रॉपर लाइन, यानी कि एक सही जो लाइन्स हैं, प्रॉपर लाइन्स, उनमें ड्राइविंग करनी है, उन्हीं में गाड़ी को चलाना है, एट्सेट्रा। ये कुछ ऐसे चीज़ें हैं, ये ट्रैफिक के नॉर्म्स हैं। और आधुनिक जो युवा है वो क्या करता है, इन चीज़ों को इग्नोर करता है, इनका अनदेखा करता है जब वो गाड़ी चलाता है। द रिजल्ट इज़ डेंजर टू लाइफ, और इसका परिणाम क्या निकल कर के आता है, जीवन को खतरा। इट अफेक्ट्स दैम एज ऑल्सो द अदर्स मूविंग अराउंड, ये उनको तो प्रभावित करता ही है, लेकिन साथ ही साथ उन लोगों को भी प्रभावित करता है जो उनके आजू बाजू में गाड़ी चला रहे हैं। इनफैक्ट द मूवमेंट ऑन रोड्स हैज़ बिकम सो ड्रेडेड एंड अनसेफ दैट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैनी अ सेंसिटिव बीइंग। इनफैक्ट वास्तव में जो मूवमेंट है, जो हलचल है सड़क पे, हैज़ बिकम सो ड्रेडेड, वो इतनी भयानक हो चुकी है, यानी कि व्हीकल्स का सड़क पे चलना इतना ज़्यादा खतरनाक हो चुका है, भयानक हो चुका है, और अनसेफ, असुरक्षित हो चुका है, कि दैट अफेक्ट, वो प्रभावित करती हैं चीज़ें किसको, जो नर्वस सिस्टम है, स्नायु तंत्र है, ऑफ मैनी सेंसिटिव बीइंग,
जो संवेदनशील लोग हैं उनका जो स्नायु तंत्र है उसको भी वो प्रभावित करती है। गॉड नोज व्हाट कैलेमिटी मे हैपन द नेक्स्ट मोमेंट, भगवान ही जानता है अगले ही पल क्या विपदा आ जाए। द पीटी इज देयर, द पीटी इज, और दुख की बात तो ये है, देयर इज नो कंट्रोल, कोई नियंत्रण नहीं है, ऑन एनी सच थिंग्स, ऐसी किसी भी चीज़ पे। और दुख की बात तो ये है कि ऐसी जो चीज़ें हैं इन पे कोई कंट्रोल ही नहीं है, कोई नियंत्रण ही नहीं है। मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स एमिट स्मोक टू मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बींग्स, बहुत सारे व्हीकल्स तो क्या करते हैं, धुआं छोड़ते हैं, धुआं निकालते हैं। एंड मेक द सराउंडिंग्स अनफिट फॉर लिविंग बींग्स, और जो जिंदा लोग हैं उनके जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग्स हैं, जो आसपास आस पड़ोस का क्षेत्र है, उसे क्या बनाते हैं, वो अनफिट बना देते हैं। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स, लोग अपने व्हीकल्स चलाते हैं, द वे दे वॉन्ट, उसी तरीके से जिस तरीके से वो पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, लोग अपने व्हीकल्स चलाते हैं ओवरलोडेड, यानी कि अगर मान लीजिए एक ट्रक है उसमें 10 टन वजन आना है तो वो 12 टन 13 टन उसमें वजन डालेंगे। पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, तो लोग जो हैं ओवरलोडेड व्हीकल चलाते हैं, जहाँ 20 सवारियाँ बैठानी हैं, 30 पैसेंजर्स को बैठाना है वहाँ पर वो 30 बैठा लेते हैं, 10 बैठाना है वहाँ पर 20 बैठा लेते हैं। तो पीपल प्लाई देयर व्हीकल्स ओवरलोडेड विद एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, तो ये लोग जो हैं अपने व्हीकल्स को ओवरलोडेड चलाते हैं, जो एक इन्विटेशन होता है किसी भी पॉसिबल रिस्क को, मीन्स कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, एक ऐसा रिस्क, एक मीन्स कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है, एवरी पॉसिबल रिस्क ऑफ कॉजिंग एन एक्सीडेंट, जिससे एक एक्सीडेंट हो सकता है। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वॉन्ट, सेटिंग एट नॉट एट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स। अब देखिए ये ओवरलोडेड तो चलाते ही हैं और एक ऐसा रिस्क क्रिएट करते हैं जो किसी भी पल कोई भी एक्सीडेंट क्रिएट कर सकता है, यानी कि इसकी वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। दे ओवरटेक अनदर व्हीकल द वे दे वांट, और अपनी मर्जी के हिसाब से वो व्हीकल को ओवरटेक करते हैं, नॉर्म्स को फॉलो करते हुए नहीं करते, जिस तरीके से वो चाहते हैं उसी तरीके से, यानी कि अपने मन माने ढंग से ऐसे जो लोग हैं ये क्या करते हैं, ओवरटेक करते हैं। सेटिंग एट नोट द बेसिक ट्रैफिक रूल्स, और जो बेसिक ट्रैफिक रूल्स हैं उनकी तो क्या करते हैं, ये बिल्कुल धज्जियाँ उड़ाते हैं, यानी उनको तो ये बिल्कुल फॉलो नहीं करते हैं। एंड दस प्लेइंग विद द लाइव्स ऑफ इनोसेंट पीपल, और इस प्रकार से ये लोग क्या करते हैं, ये जो दूसरे जो इनोसेंट लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, जो मासूम लोग हैं, उनके जीवन को ये ऐसे लोग जो हैं ये खतरे में डालते हैं। एनक्रोचमेंट, अगला पॉइंट है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का मतलब होता है अतिक्रमण, इलीगल जब कोई कब्जा कर लेता है गैर कानूनी तरीके से तो वो होता है इनक्रोचमेंट। अब वो किस किस लेवल का होता है, किस किस तरीके का होता है, चलिए जानते हैं। पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, इट इज पेन इज माइटियर देन द सोर्ड इज वेरी ऑफन केप्ट द सब्जेक्ट ऑफ डिबेट्स इन मैनी एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो बहुत सारी जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं जब वहाँ पर डिबेट करवाई जाती है तो एक टॉपिक रखा जाता है जिसका नाम क्या है, पेन इज माइटियर देन द सोर्ड, कि कलम की ताकत तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है। इन रियलिटी, लेकिन हकीकत क्या है, वास्तव में द मसल पावर इज स्ट्रोंगर देन द ब्रेन पावर, लेकिन हकीकत यह है कि बाहुबल में ज़्यादा दम होता है ब्रेन पावर से, यानी कि दिमाग की ताकत से ज़्यादा ताकत किस में है, बॉडी पावर में, बाहुबल में है। यानी कि जिनके मसल्स अच्छे होते हैं, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, माइट इज राइट वाली कहानी है। ब्रेन पावर, माइंड पावर से काम नहीं चलता। हकीकत देखो, जो ये सेइंग है एक पेन इज माइटर देन द सोर्ड, ये कहने के लिए ही ठीक है, कहने तक तो ठीक है कि कलम की ताकत जो होती है तलवार की ताकत से ज़्यादा होती है, लेकिन हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि मसल पावर जो है वो ज़्यादा ताकतवर है किसकी बजाय, ब्रेन पावर की बजाय। एंड इट हैज़ बीन सो सिंस ईओन, और ये जो चीज़ है ये
एक दिन 2 दिन या 5 10 20 30 दिन से नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है, वर्षों से चली आ रही है, सालों से चली आ रही है। आप पुराना इतिहास उठा करके देख लीजिए, यही रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जनरली दोज विद मसल पावर आर अनसिविलाइज्ड, और आमतौर पे जिन लोगों के पास मसल पावर है, बाहुबल है, ये लोग असभ्य होते हैं। दे कंसिडर पब्लिक प्रॉपर्टी देयर ओन, और वो जो सार्वजनिक संपत्ति है उसको अपना ही समझते हैं। मेकिंग अ स्मॉल बिगिनिंग दे ग्रैब वट एवर मैक्सिमम प्रॉपर्टी दे कैन इन अ कोर्स ऑफ टाइम। तो इन अ कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है एक कालक्रम, एक जो टाइम स्पेन है उसमें ये लोग क्या करते हैं, छोटी सी शुरुआत करते हैं। यानी कि कहीं एक प्लॉट ले लिया मान लीजिए, और फिर ये उस पर क्या करते हैं, एनक्रोचमेंट करते हैं दूसरे प्लॉट्स पे, इधर उधर साइड की ज़मीन पे, और छोटी सी जगह से शुरुआत करेंगे और उसे कोई बड़ा बना देते हैं। ये आपने देखा होगा, अपने अड़ोस पड़ोस में सुना होगा। दस स्नैचिंग द राइट्स ऑफ सिविलाइज्ड एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, और इस प्रकार के ऐसे काम करके ये लोग क्या करते हैं, अधिकारों का हनन करते हैं, छीनते हैं उनके अधिकारों, किसके, जो सिविलाइज्ड लोग हैं, सभ्य लोग हैं, और लॉ अबाइडिंग है, जो कानून का पालन करने वाले लोग हैं, जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, उनके अधिकारों का ही हनन करते हैं। द फुटपाथ्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड बिकम देयर प्रॉपर्टी वेयर दे मे स्लीप, इंस्टॉल देयर शॉप्स और मेक देयर ड्वेलिंग्स। ड्वेलिंग का मतलब रहना, अपना जैसे लोग रहने लग जाते हैं। फुटपाथ को आपने देखा होगा, जिसका दिल करता है वही वहाँ पे कोई दुकान लगा लेता है, कोई ठेला लगा लेता है, सो जाते हैं लोग वहीं पे, ठीक है, और अपने शॉप इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये फुटपाथ जो होता है ये चलने के लिए होता है, लेकिन लोग क्या करते हैं, दोनों साइड में रोड के जो फुटपाथ होता है उस पे मन में आता है वहीं सोते हैं, जहाँ दिल करता है वहीं सो जाते हैं, अपनी दुकान लगा लेते हैं, अपनी रेहड़ी लगा लेते हैं, अपनी ठेली लगा लेते हैं, ठीक है, और मेक देयर ड्वेलिंग, इवन वहाँ अपना रहने का भी जुगाड़ कर लेते हैं, वहीं रहने भी लग जाते हैं। इन द नेम ऑफ रिलीजन दे मे ऑक्यूपाई सर्टेन एरिया इवन ऑन द मेन रोड टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स। टू मीट देयर सेल्फिश एंड्स का मतलब होता है अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। अब देखिए, कुछ लोग जो धर्म के ठेकेदार हैं वो क्या करते हैं, सड़क के बीच में कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई भी रिलीजियस प्लेस वो बना देंगे, और उसको ये नहीं देखेंगे कि ये रिलीजियस प्लेस अगर सड़क के बीच में है तो ये परेशानी कर रहा है, नुकसान कर रहा है, ये ट्रैफिक के लिए नुकसानदायक है, लेकिन वो अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं, उस एरिया को ऑक्युपाई करके रखते हैं, यानी कि उस पर कब्जा करके रखते हैं, उसे छोड़ते नहीं हैं। सम पीपल ट्राई टू encroach upon public property after constructing houses, shops on their purchased piece of land by way of putting stairs or laying. Some people try, कुछ लोग कोशिश करते हैं, टू एनक्रोच, कब्जा करने की गैर कानूनी तरीके से, अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी, सार्वजनिक संपत्ति पे, किस तरीके से, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज शॉप ऑन देयर परचेज पीस ऑफ लैंड। अब देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं, एक ज़मीन खरीदी, उस ज़मीन पर उन्होंने घर बना लिया, दुकान बना ली, वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन फिर ये क्या करते हैं, उससे आगे, जैसे आपने बहुत सारे दुकानदार को देखा होगा, दुकान है 12 फीट की, और 3-4 फीट आगे उसने उस पर कोई कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स रख रखी हैं, कोई स्नैक्स वगैरह वहाँ पर लगा रखे हैं, कुछ कर रखा है। तो ये क्या है, ये एनक्रोचमेंट है। कुछ लोग अपना घर होता है, घर के सामने थोड़ा पार्क बना देंगे, पार्किंग प्लेस बना देंगे, बैठने की जगह बना देंगे। ये क्या है, ये एनक्रोचमेंट है। अगर करना है तो अपनी जगह में करें, दीवार को थोड़ा पीछे लें और फिर उसमें करें, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। तो सम पीपल ट्राई टू एनक्रोच अपॉन पब्लिक प्रॉपर्टी आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग हाउसेज, शॉप्स ऑन देयर परचेज पीस ऑफ लैंड बाय वे ऑफ पुटिंग स्टेयर्स। जैसे कुछ लोग सीढ़ियाँ लगा देते हैं, और सीढ़ियाँ लगा देंगे और उसके बाद क्या करते हैं, और लेइंग गार्डन्स, या गार्डन बना देंगे, और मेकिंग सिटिंग अरेंजमेंट, या कोई बैठने की जगह बना देंगे, आउटसाइड देयर मार्क्ड बाउंड्री, उनकी जो मार्क्ड बाउंड्री होती है, यानी कि जहाँ तक उनकी ज़मीन होती है उससे आगे वो ये काम करते हैं। बैठने की जगह बना दी, कोई पार्क बना दिया, ठीक है, कोई सिटिंग अरेंजमेंट बना दिया। इस तरीके से लोग क्या करते हैं, ज़बरदस्ती कब्जा करते हैं, इलीगल तरीके से कब्जा करते हैं, ठीक है। तो ये है एनक्रोचमेंट है, ये
हु इज़ देयर टू चेक एंड थॉट देयर डिज़ाइंस, कौन है चेक करने के लिए, कौन है चेक करने के लिए। एंड थॉट, थॉट का मतलब क्या होता है, थॉट का मतलब होता है रोकना, निष्फल करना। कौन है जो इन लोगों को रोक सके, कौन है जो इन लोगों को चेक कर सके, इन चीज़ों को चेक कर सके, देयर डिज़ाइंस, उनकी इंटेंशंस को, ठीक है, उनके जो इंटेंशंस हैं, उनके जो इच्छाएं हैं, उनको रोकने के लिए कौन है, कौन चेक कर रहा है। ये क्वेश्चन, बिग क्वेश्चन मार्क है ये। नन, और आगे जवाब दिया राइटर ने खुद ही, कोई नहीं है, कोई चेक नहीं करता है। कोई घर के सामने पार्क बनाए, गाड़ी खड़ी करे, कोई कुछ भी बनाए वहाँ पे, ठीक है, दुकान को 12 फीट की जगह 20 फीट की करे, कोई चेक करने वाला नहीं। अ स्मॉल बिगिनिंग मेड अनडेटर्ड ग्रोज into a big menace to all others except to those doing so। अनडेटेड का मतलब क्या होता है, अनचेक्ड, अबाधित, और menace का मतलब होता है थ्रेट, खतरा। a small beginning, एक छोटी जो शुरुआत है, मेड अनडेटेड ग्रोज, जो क्या करती है, अबाधित ग्रोज करती है, यानी कि उस चीज़ को बढ़ाती है, फ़ायदा करती है। इनटू अ बिग, बड़े में, एक छोटी सी शुरुआत कर होती है और जो अबाधित होती है और फिर वो बड़े में कन्वर्ट हो जाती है। अ बिग menace टू ऑल अदर्स, ये दूसरे सब लोगों के लिए खतरा है। एक्सेप्ट टू दोज डूइंग सो, उन लोगों को छोड़ करके जो ऐसा करते हैं। मान लीजिए किसी ने छोटी सी शुरुआत की है, छोटा सा इस तरीके से एनक्रोचमेंट किया है और धीरे धीरे उसने वो एनक्रोचमेंट बड़ा कर लिया है, यानी कि बड़े ज़मीन पे उसने कब्जा कर लिया, तो ये उसके लिए तो ठीक है, लेकिन बाकी जितने भी लोग हैं उन सब के लिए क्या है, ये खतरा है, मैंने ऐसा है। अब समझिए इस बात को। आप किसी सेक्टर में रहते हैं और किसी का हाउस है, ठीक है, 100 यार्ड्स में है मान लीजिए। अब उसने, आप उसके घर में पार्किंग प्लेस है नहीं, उसने गाड़ी खड़ी कर रखी है घर के बाहर। अब वो गाड़ी उसने घर के बाहर खड़ी कर रखी, आज उसने गाड़ी की है, फिर उसने थोड़ी सी अपनी बाइक खड़ा किया, फिर उसने थोड़ा और जगह को ग्रैब किया, एनक्रोच किया। इस तरीके से उसको तो, उसकी तो मौज हो रही है, उसको तो मज़ा आ रहा है, लेकिन दूसरे लोग जो आते जाते हैं वहाँ से, उन लोगों का क्या, उन लोगों को परेशानी होती है। अगला देखिए, बहुत ही शानदार अच्छा पॉइंट है, क्लीनलीनेस, स्वच्छता। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। गॉडलीनेस यानी कि स्वच्छता को धर्म, रिलीजन से भी बड़ा माना गया है। दैट सीम्स टू रिमेन एन ऑब्सोलीट एडेज नाउ। एडेज का मतलब सेइंग, कहावत, लेकिन ये जो बात कही गई है कि क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस, अब ऐसा प्रतीत होता है कि ये ऑब्सोलीट यानी कि आउट ऑफ डेट या आउटडेटेड आप कह सकते हैं, ओल्ड फैशनड आप कह सकते हैं, एक कहावत है, यानी कि अब इसका इट डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विद द प्रेजेंट सिनेरियो, आज के टाइम से इसका कुछ लेना देना नहीं है। ये एक ऐसा लग रहा है जैसे बहुत पुरानी एक सेइंग है ये। वी आर सो यूज्ड टू अनक्लीनलीनेस दैट इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट आवर सेंसेस, लीव असाइड अनोइंग अस। हम इस चीज़ के, अस्वच्छता के इतने ज़्यादा आदी हो चुके हैं कि ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि इट डज नॉट सीम टू अफेक्ट और सेंसेस, ऐसा लगता है कि ये हमारी जो इंद्रियां हैं उनको ये प्रभावित करती ही नहीं है। यानी कि हम लोग आदी हो चुके हैं गंदगी में रहने की, और उस गंदगी में रहने का ये हो गया है, हम इतने ज़्यादा आदी हो गए हैं कि अब वो हमें ऐसा लगता है कि जैसे प्रभावित करती ही ना हो, जैसे हम उसके आदी हो चुके, अभ्यस्त हो चुके हैं। लीव असाइड अनोइंग अस, इस बात का तो आप रहने ही दीजिए, इस बात को तो भूल ही जाइए, छोड़ ही दीजिए कि वो हमें नाराज़ करती होगी, हमें परेशान करती होगी। परेशान करना छोड़िए, हम तो ऐसा लग रहा है जैसे उस चीज़ के आदी हो गए हैं। वी थ्रो द रबिश एंड वेस्ट मटीरियल्स वॉट एवर वी लाइक, वेर एवर वी लाइक। जो रबिश है, कूड़ा है, गार्बेज है, या वेस्ट मटीरियल है, जो बेकार चीज़ें हैं, हम जहाँ मन आता है वहाँ उनको फेंकते हैं, थ्रो करते हैं। मे बी रोड्स, मन किया तो रोड पर डाल दिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में डाल दिया, जा रहे थे बस में, मूंगफली खाई, छिलके डाल दिए, ठीक है, कुरकुरे खाए, रैपर डाल दिया। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, शैक्षणिक संस्थाओं में देखो आप, बहुत सारे बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं, जो कुछ दिल किया खाया वहीं पे और रैपर वहीं डाल दिया।
हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, ऐतिहासिक स्मारक हैं। आप चले गए घूमने के लिए, कहीं पर भी चले गए, लाल किला चले गए और कहीं चले गए, तो वहाँ पर आप कोई चीज़ अगर आप खाते हैं कुछ चीज़ें वहाँ पर, तो ये थोड़ी ना रैपर वहाँ डाल करके आएंगे, बिल्कुल नहीं, लेकिन लोग करते हैं। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में लोग किसी ऑफिस में जाएंगे वहाँ पर डाल करके आ जाते हैं। कुछ लोग बीटल्स वगैरह जो च्युइंग करते हैं पान मसाला, वहाँ पर पीक मार के आ जाएंगे। एंड डू नॉट स्पेयर इवन होली प्लेसेस ऑफ वर्शिप। हालात तो ये भी है कि वो लोग तो किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा को भी नहीं छोड़ते, वहाँ पर भी जाते हैं तो ये हालात करके आते हैं, वहाँ पर भी वो गंदगी फैलाते हैं। इन आवर फोन्ड होप, फोन्ड होप का मतलब होता है बच्चों दुरासा, और दुरासा का मतलब ये होता है एक ऐसी आशा जिसके पूरे होने के कोई चांस नहीं है। ठीक है, एक ऐसी आशा जिसके पूरे होने के कोई चांस नहीं है। इन आवर फोन्ड होप ऑफ कीपिंग आवर होम क्लीन वी डू नॉट हेजिटेट इन मेकिंग आवर नेबर्स होम अनक्लीन। अब देखिए यहाँ पर एक हालत और है, हम क्या करते हैं कि कभी कभार अपने घर को साफ रखने के चक्कर में पड़ोसी के घर को भी गंदा करने में हम हिचकिचाते नहीं है, हेजिटेशन महसूस नहीं करते हैं। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, अपने घर का कूड़ा करकट क्या करते हैं, किसी पड़ोसी के घर के नज़दीक फेंक दिया। द रबिश मे बी डर्ट ऑफ द हाउस, सिट ऑफ द चिल्ड्रन, स्किन ऑफ द वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और एनी अदर वेस्ट स्टफ। अब ये जो कूड़ा करकट है जो हम फेंकते हैं ऐसे ही जहाँ मन क्या वहीं, वो हो सकता है कि घर की गंदगी हो, सिट ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों की पोटी हो, स्किन ऑफ द वेजिटेबल फ्रूट छिलके हों सब्जी के या फ्रूट्स के, फलों के, और एनी अदर वेस्ट स्टफ या फिर कोई बेकार मटेरियल हो। द स्किन ऑफ द बनाना इज सीन लिटर्ड ऑन पब्लिक रोड्स विच लीड्स टू मेकिंग मैनी नॉर्मल बींग्स फिजिकली हैंडीकैप्ड। अब देखिए ये एक खतरनाक बात है, कुछ लोग क्या करते हैं, केला खाते हैं छिलका फेंक देते हैं। तो बहुत बार हमें क्या देखने को मिलता है कि जो पब्लिक रोड्स हैं वो केले के छिलकों से भरे हुए हैं, और वो किसको लीड करते हैं, यानी कि वो कहाँ तक लेकर के जा सकते हैं। कभी कभार तो उनकी वजह से एक नॉर्मल जो आदमी है, एक नॉर्मल बीइंग है, एक जो नॉर्मल बंदा है, वो फिजिकली हैंडीकैप्ड हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि अगर के उस बनाना स्किन पे उसका पैर आ गया तो वो स्लिप हो जाएगा, और स्लिप होने से उसके हाथ पैर टूट सकते हैं। एडिड टू दिस मेलेडी, मेलेडी का मतलब होता है सीरियस प्रॉब्लम, इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्री एनिमल्स हु स्पॉइल द रोड्स। अगर एडिड टू दिस मेलेडी, इस गंभीर समस्या में हम कुछ और ऐड करें और आगे बात बताएं, कुछ और ऐड करते हैं, वो ऐड क्या कर रहा राइटर यहाँ पर, इज द फ्री मूवमेंट ऑफ स्ट्री एनिमल्स, जो आवारा पशु हैं उनका जो फ्री मूवमेंट है, यानी कि बिल्कुल आज़ाद तरीके से वो घूमते हैं। हु स्पॉइल द रोड्स, जो सड़क को स्पॉइल कर देते हैं, यानी कि नष्ट कर देते हैं। अब रोड को कैसे स्पॉइल करेंगे, गंदगी फैला करके। हाउसेज, घरों को, पब्लिक प्लेसेस को भी वो गंदा कर देते हैं। एंड हैम्पर ट्रैफिक, और ट्रैफिक को बाधित करते हैं। अब बहुत बार आपने देखा है कि सड़क पे हैं एनिमल्स, स्ट्री एनिमल्स आ जाते हैं, और जो ट्रैफिक है वो जैम हो जाता है, ट्रैफिक को वो बाधित कर देते हैं। तो यहाँ पर राइटर कह रहा है कि ये जो समस्या है, ये जो गंभीर समस्या है, इसमें वो एक बात और ऐड कर रहा है, और वो कह रहा है कि जो स्ट्रे एनिमल्स का मूवमेंट है ये भी बड़ा खतरनाक है। ये जो रोड वगैरह हैं उनको गंदे कर देते हैं, घरों को गंदा कर देते हैं, पब्लिक प्लेसेस को गंदा कर देते हैं, और ट्रैफिक को बाधित कर देते हैं। दे ऑल्सो कोज सीरियस एक्सीडेंट्स, और ये गंभीर एक्सीडेंट भी करवा देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से कभी कभार, अब आप जा रहे हैं बाइक से, कोई स्ट्रे एनिमल आपके सामने आ गया, अचानक आ गया, आपने ठोक दिया उसमें, और आपने उसमें ठोका, फिर आप खुद भी ठुक गए। वी हैव बिकम सो इम्यून, इम्यून का मीन्स होता है जब इंसान के ऊपर किसी चीज़ का असर होना बंद हो जाता है। एक बच्चा है, उसको मारे जाओ मारे जाओ मारे जाओ, उसको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो क्योंकि वो इम्यून हो गया है। वी हैव बिकम सो इम्यून अगेंस्ट दीज इल्स, हम इन बुराइयों के इतने ज़्यादा अभ्यस्त हो चुके हैं, इस तरीके के हम हो चुके हैं कि अब इनका हमारे ऊपर कोई असर ही नहीं होता। दैट नोबडी सीज टू टेक अ नोट ऑफ दीज, और यही वजह है कि अब कोई इनका ध्यान भी नहीं देता हुआ दिखाई दे रहा है।
यानी कि कोई इनका ध्यान ही नहीं देता है। इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस्ड कंट्रीज when shown on the टीवी। अब यहाँ पर कह रहा है कि इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज नॉट टू टॉक ऑफ द एडवांस कंट्रीज, यहाँ पर एडवांस कंट्रीज की तो बात ही नहीं हो रही है। जो इवन सम अफ्रीकन कंट्रीज जो जिनको गरीब माना जाता है, ठीक है, जो ज़्यादा बड़े कंट्रीज नहीं है, ज़्यादा अमीर देश नहीं है, जो गरीब ही देश माने जाते हैं, हालांकि ज़्यादा एडवांस नहीं है या एडवांस कंट्रीज़ की तो बात ही नहीं हो रही है। व्हेन शोन ऑन टीवी, जब हम इनको टीवी पे देखते हैं, जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं या न्यूज़ वगैरह देख रहे हैं और उसमें इन अफ्रीकन कंट्रीज़ को दिखाया जाता है, सीम क्लीनर देन आवर्स, तो हमारी कंट्रीज है तो ये ज़्यादा साफ दिखते हैं, ज़्यादा क्लीन दिखाई देते हैं। वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट क्लीनलीनेस इज ऑफ पैरामाउंट इम्पोर्टेंस, ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि जो स्वच्छता है वो सर्वश्रेष्ठ महत्व की है, यानी कि उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड द ऑफेंडर्स, और वो लोग, ऑफेंडर्स का मतलब क्या होता है, जो लोग ऑफेंड करते हैं, चीज़ों को तोड़ते हैं, ठीक है, जो क्रिमिनल होते हैं वो ऑफेंडर कहलाते हैं। यहाँ ऑफेंडर का मतलब क्या है, यहाँ ऑफेंडर का मतलब वो लोग जो गंदगी फैलाते हैं, तो ये भी एक प्रकार के अपराधी ही हैं, कल्प्रिट हैं ये लोग। एंड द ऑफेंडर्स शुड बी डेल्ट विद स्ट्रिक्टली विद प्यूनिटिव मेजर्स, तो ऐसे जो लोग हैं जो गंदगी फैलाते हैं उनके साथ बड़ी कठोरता से निपटना चाहिए, बड़ी उनके खिलाफ एक दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। आगे और भी देखिए खतरनाक बात है, राइटर अच्छी अच्छी बातें उठा रहा है। धरना बंद रेल रोको, ये तो देखिए एक जो एजिटेटर्स हैं, आंदोलनकारी हैं, ये लोग, ये तो उनका एक फेवरेट वेपन है, हथियार है। द ईजिएस्ट वे टू गिव वेंट टू और प्रोटेस्ट का मतलब विरोध, तो सबसे आसान तरीका है अपनी भड़ास निकालने का। हमारा जो प्रोटेस्ट विरोध है उसकी भड़ास निकालने का, गिव वेंट का मतलब भड़ास निकालना। इज टू स्टेज अ धरना, कि एक धरना दे दो, और कॉल फॉर अ बंद, या फिर आह्वान करो किसका, बंद का, यानी कि बंद कर दो, भारत रोको, ठीक है, तो बंद कर दो। और रेल रोको डिमॉन्स्ट्रेशन, या फिर प्रदर्शन करो किसका, रेल रोको। तो राइटर कह रहा है एक बहुत सस्ता सा और बहुत आसान सा एक तरीका है अपनी भड़ास निकालने का, अपने विरोध की भड़ास निकालने का, कि लोग क्या करते हैं, धरना देते हैं या फिर बंद का आह्वान करेंगे कि देश को बंद कर दो, रोक दो सब कुछ, रेल को रोक दो, बस को रोक दो, ठीक है, लोगों का बस नहीं चलता, नहीं तो आसमान में जा कर के प्लेन को रोक दें। और इस रोकने के चक्कर में बहुत सारे लोगों की तो सांसें रोक देते हैं लोग। द एजिटेटर्स मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज, ये जो आंदोलनकारी हैं, मेक द मोस्ट आउट ऑफ सच शोज, ऐसे जो प्रदर्शन हैं उनसे बहुत फ़ायदा उठाते हैं। ये फ़ायदा उठाने वाले जो वो लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, आम जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं, मूर्ख बनाते हैं, अपना स्वार्थ जो है उसको सिद्ध करते हैं और भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और जनता बेवकूफ़ बन जाती है। ये है आयरनी। दीज डिवाइसेज बिसाइड्स कोजिंग इनकन्वीनियंस ने समटाइम्स इरेपेबल डैमेज, दीज डिवाइसेज, और ये जो साधन है, बिसाइड्स कोजिंग इनकन्वीनियंस, तो इनकन्वीनियंस का मतलब असुविधा पैदा तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ क्या करते हैं, ने समटाइम्स इरेपेबल डैमेज टू इंडिविजुअल्स, कभी कभार ये जो व्यक्ति हैं, कुछ जो इंडिविजुअल्स हैं, उनको भी ऐसा नुकसान कर देते हैं जो इरेपेबल है, ठीक है, अपूरणीय क्षति है, यानी कि ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई नहीं हो सके। कभी कभार ये क्या करते हैं, ये एजिटेटर्स हैं, इस टाइप की जब घटनाएं होती हैं तो कभी कभार बहुत बुरी घटनाएं हो जाती है, किसी की जान चली जाती है, किसी को लोग मार देते हैं, किसी को गोली लग जाती है, किसी का रेप कर देते हैं, किसी की गाड़ी जला देते हैं, किसी का घर जला देते हैं, ऐसी हरकतें होती हैं। लोग समझते नहीं हैं कि जब ये आंदोलन कर रहे हैं, एजिटेशन कर रहे हैं, बस रोक रहे हैं, ट्रेन रोक रहे हैं, अरे किसके लिए रोक रहे हो? क्या वो जो गवर्नमेंट है जिसके खिलाफ आप ये प्रोटेस्ट कर रहे हो, क्या वो सड़क पे चल रही है उस समय जब आपने बस रोक रखी है, आपने ट्रेन रोक रखी है? वो ट्रेन बस जब आपने रोक रखी है वो किसको परेशान कर रही है? आम जन को परेशान कर रही है, जनता को परेशान कर रही है।
और एजिटेशन किसके लिए हो रहा है? कहने के लिए, तो जनता के लिए हो रहा है। और परेशान कौन हो रही है? जनता ही हो रही है। लेकिन बड़े सस्ते फॉर्मूले हैं ये, और इनसे बहुत सारे जो लोग हैं वो फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन जिन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है वो लोग कोई फ़ायदा नहीं उठाते इनसे, उनको उल्टा नुकसान ही होता है। तो कभी कभार इरिपेबल डैमेज हो जाता है, एक ऐसी क्षति हो जाती है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती है। कोज इमेंस लॉस टू द नेशन, और इससे एक बहुत बड़ा असीम नुकसान होता है राष्ट्र को। ठीक है, बहुत सारे आंदोलन होते हैं, एजिटेशंस होते हैं, मूवमेंट्स होते हैं, जिससे देश को, राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान होता है। इमेजिन समवन इज सीरियसली सिक, कोशिश करके देखिए कि ऐसा कोई आंदोलन चला हुआ है और कोई बंदा उस आंदोलन की वजह से, मान ले वो बंदा सीरियसली सिक है, बहुत गंभीर बीमार है। अनदर हैज़ एन इनएस्केपेबल अपॉइंटमेंट, या फिर कोई ऐसा बंदा है जिसका एक ऐसा अपॉइंटमेंट है जिसे टाला नहीं जा सकता। मान लीजिए कि किसी बंदे का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा है, और अब उस बंदे को रास्ते में ये एजिटेटर्स मिल गए, इन्होंने रोक लिया, वो उस जैम में फंस गया, निकल नहीं पा रहा है, तो सोचिए उसके क्या हालात होंगे, सोचिए उस बीमार आदमी के क्या हालात होंगे। एंड स्टिल अनदर हैज़ नो प्रोविजन्स एट होम, या फिर कोई ऐसा बंदा है उस जैम में फंसा हुआ है जिसके घर पे सामान ही नहीं है, खाने पीने का सामान ही नहीं है। हु बोदर्स फॉर अदर्स लेजिटिमेट नीड्स, लेकिन कौन है उस आंदोलन में, जो आंदोलनकारी हैं वो मीन्स कौन है जो परेशान होता है? उन दूसरे बंदों की लेजिटिमेट नीड्स को समझने के लिए, उनकी वैलिड, उनकी न्याय संगत ज़रूरतों को समझने के लिए, कि भाई बीमार आदमी को हॉस्पिटल जाना है, अपॉइंटमेंट वाले को अपॉइंटमेंट जहाँ दे रखा वहाँ जाना है, और जो बंदा घर का सामान लेने के लिए निकला है उसे दुकान तक पहुँचना है। कौन सोचता है, कौन टेंशन लेता है इन चीज़ों की? One remains wonderstruck to see that sometimes such buns are sponsored even by responsible people. एक आदमी हैरान हो जाएगा यह जान करके, देख करके, कि कभी कभार ऐसे जो बंस हैं इनको सपोर्ट किया जाता है किनके द्वारा? रिस्पॉन्सिबल पीपल, जो जिम्मेदार लोग होते हैं समाज के, वही इनको स्पॉन्सर करते हैं, वही इनको सपोर्ट करते हैं। और मोस्टली ऐसा ही होता है, कभी कभार नहीं, हर बार की यही कहानी है। Occasionally these demonstrations become violent, causing further loss to the national property and human life. कभी कभार occasionally these demonstrations, ये जो प्रदर्शन है, become violent, ये हिंसक हो जाते हैं, causing further loss to the national property, और ये राष्ट्र की जो संपत्ति उसको नुकसान पहुंचाते हैं, and human life, और मानवीय जीवन को, यानी कि लोगों की डेथ तक हो जाती है, मर्डर हो जाते हैं लोगों के। Can't we think of a suitable device for expressing our protest without causing inconvenience to others and loss to the nations? अब यहाँ पर राइटर एक क्वेश्चन अराइज कर रहा है और कह रहा है, can't we think of a suitable device, क्या हम एक ऐसे डिवाइस, एक ऐसे साधन के बारे में नहीं सोच सकते जो कि सुटेबल हो फॉर एक्सप्रेसिंग और प्रोटेस्ट, अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए, विदाउट कोजिंग इनकन्वीनियंस, बिना असुविधा कोज किए हुए, पैदा किए हुए, टू अदर्स, दूसरों को, एंड लॉस टू द नेशंस, और राष्ट्र का नुकसान किए बिना। यानी कि हमारे पास कोई ऐसा साधन नहीं है क्या कि जिससे कि हमारा प्रोटेस्ट भी हो जाए, विरोध भी हो जाए, और ना किसी दूसरे को नुकसान पहुंचे और ना ही राष्ट्र को, यानी कि ना ही नेशनल प्रॉपर्टी को कोई नुकसान हो। इन जापान, अब देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जापान का, समझेंगे, अच्छा एग्जाम्पल है, और किस तरीके से हम भी इसी चीज़ को फॉलो करके अपने प्रोटेस्ट को कर सकते हैं। रेल रोकने की, बस रोकने की, ये रोकने की, वो रोकने की ज़रूरत नहीं है। इन जापान द वर्कर्स ऑफ अ शू फैक्ट्री वांटेड टू डेमोन्स्ट्रेट देयर प्रोटेस्ट। तो एक बार जापान में क्या होता है, एक जूता बनाने वाले की कंपनी, एक जूता बनाने वाली जो कंपनी है उसके जो वर्कर्स होते हैं वो प्रदर्शन करते हैं, अपने प्रोटेस्ट, अपना विरोध करते हैं, विरोध प्रदर्शित करते हैं। अब कैसे करते हैं, वो करना चाहते थे तो किस तरीके से करना चाहा उन्होंने, दे मेड शू ऑफ डिफरेंट साइज ऑफ राइट फुट ओनली। तो उन्होंने क्या किया, जूते बना दिए राइट, यानी कि जो हमारा दायां पैर है उसी के जूते बना दिए, अलग अलग डिफरेंट साइज़ के, यानी कि 8 नंबर के बना दिए, 9 के बना दिए, 10 के बना दिए, यानी कि पेयर कंप्लीट नहीं किया उन्होंने एक ही पैर के जूते बना दिए। व्हेन द डिस्प्यूट वॉज सेटल्ड दे मेड शूज ऑफ लेफ्ट फुट दस कंप्लीटिंग पेयर्स। लेकिन जैसे ही उनका जो डिस्प्यूट था, उनका जो लड़ाई झगड़ा था जिस बात को लेकर के,
जैसे ही वो ख़त्म होता है कंपनी के मालिक के साथ, उन्होंने क्या किया, दूसरे पैर के जूते बना दिए, यानी कि बाएं पैर के जूते बना दिए और पेयर कंप्लीट कर दिए। इट कोज्ड इनकन्वीनियंस टू नन, इससे नुकसान किसी को नहीं हुआ, असुविधा किसी को नहीं हुई। एंड द इनिशियल लॉस टू द ओनर्स वॉज मेड गुड अ लिटिल लेटर, और जो नुकसान हुआ था मालिकों को शुरुआत में, वो बाद में जाकर के क्या हो गया, उसकी भरपाई हो गई। अल्टरनेटिवली द प्रोटेस्टर्स में फॉलो द पाथ ऑफ सत्याग्रह और हंगर स्ट्राइक। तो यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो विरोध प्रदर्शित करते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वो सत्याग्रह को अपना सकते हैं, जैसे गांधी जी ने किया था। वो हंगर स्ट्राइक कर सकते हैं, भूख हड़ताल कर सकते हैं, शोन बाय महात्मा गांधी एज दे वुड देन पुट ओनली देमसेल्स टू द इनकन्वीनियंस फॉर देयर कॉज, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह किए थे, हंगर स्ट्राइक की थी, इस तरीके से ये लोग भी कर सकते हैं अल्टरनेटिवली। इससे क्या होगा, इससे अगर किसी को कोई नुकसान होगा तो उस बंदे को ही होगा जो प्रोटेस्ट कर रहा है, इनकन्वीनियंस उसे ही होगी, किसी दूसरे को नहीं होगी, यानी कि ये असुविधा किसी दूसरे को नहीं होगी फिर। क्योंकि गांधी जी स्ट्राइक करते थे, हंगर स्ट्राइक करते थे, भूख हड़ताल करते थे, तो बैठ जाते थे भूखे, सरकार उनकी बात बाद में सुनती थी, नहीं सुनती थी। वो एटलीस्ट रेल रोको, बस रोको, ट्रक रोको, ये रोको, वो रोको, ये तो नहीं करते थे, क्योंकि इससे आम जन को ही परेशानी होती है, सरकार को नहीं परेशानी होती, इससे आम जन को परेशानी होती है। ऑल दीज माइनर इश्यूज आर ऑफ मेजर सिग्निफिकेंस, ये छोटी छोटी बातें तो दिखती हैं, माइनर इश्यूज हैं, ये छोटे छोटे इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, लेकिन इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इफ़ थिंग्स लाइक दीज आर सेट राइट, अगर इस तरीके की, इस टाइप की चीज़ें ठीक कर दी जाएं, प्रोग्रेस, प्रॉस्पर्टी एंड प्लेजर विल नॉक एट आवर डोर्स, तो हमारा दरवाज़ा कौन खटखटाएगा, प्रोग्रेस, प्रॉस्पर्टी, संपन्नता, एंड प्लेजर और खुशी, तो यानी कि हमारे दरवाजे पर फिर दस्तक कौन देगी, प्लेजर देगी, खुशी देगी, प्रॉस्पर्टी देगी, संपन्नता देगी और प्रोग्रेस देगी। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं फिर ये हमारे दरवाजे को खटखटाएंगे। तो एस.एम. गोयल ने बहुत ही अच्छा एक चैप्टर लिखा है, और जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं जो वास्तव में एग्जिस्ट करती हैं हमारे समाज में, उनको उन्होंने यहाँ पर टच किया है। I really appreciate the writer here, and I am grateful to the writer that who has written so beautiful chapter and made us aware about all the things which are really exist in this society, and we need to overcome such problems, and we have to think twice what we are doing so that we can move ahead and we can overcome all these problems. तो आई होप कि ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा, ये आपको चैप्टर समझ में भी आया होगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर में और एक नए वीडियो के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले मैं वही कहूँगा, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक इफ़ यू लाइक। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।